जी, बजटिंग की बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ स्टार्ट की। टाइप्स ऑफ बजट हमने देखे। पहले प्रोडक्शन बजट बनेगा, सेल बजट बनेगा, सेल बजट बनेगा। और क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन में सेल बजट आपको बना के दिया होगा, उसने सेल बजट बना के दिया होगा। मीन सेल बजट है क्या, सेल की अमाउंट कैसे निकलेगी, यूनिट इनटू प्राइस पर यूनिट, क्या कहला ना हो तो हम बना लेंगे। प्रोडक्शन बजट उसके बाद बनेगा। सेल में क्लोजिंग फिनिश गुड को ऐड करना, ओपनिंग फिनिश गुड को माइनस करना, तुम्हारे पास प्रोडक्शन बजट यूनिट आ जाएंगे। उसके बाद मटेरियल यूजेज बजट बनेगा, प्रोडक्शन यूनिट इनटू मटेरियल यूज्ड पर यूनिट। उसके बाद मटेरियल परचेज बजट बनेगा, कैसे मटेरियल यूजेज में ऐड करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल और माइनस करेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल, तुम्हारे पास मटेरियल परचेज बजट बन जाएगा। 4 बजट कल हमने बनाना सीखे, नहीं लेबर बजट में हमने बनाना सीख लिया, कैसे बजटेड आवर्स इनटू रेट पर आवर। ओवरहेड बजट भी हमने बनाना सीख लिया, क्या कह रहा है, बजटेड आवर्स चाहे मशीन है तो मशीन आवर्स, लेबर है तो लेबर आवर्स इनटू ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, जो कल वाले क्वेश्चन में 2 गिवन था। हाँ, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे मूव होंगे कैश बजट की तरफ और मास्टर बजट में P&L बैलेंस शीट बजट की तरफ। ठीक हो गया। सो सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल यूजेज बजट, मटेरियल परचेज बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट हमने कल बना लिए, प्रीवियस लेक्चर में सीख लिए। बल्कि साथ हमने एक फिनिश गुड इन्वेंट्री बजट बनाना भी सीख लिया, साथ हमने एक कॉस्ट बजट बनाना भी सीख लिया। Q3 का जब हमने कॉस्ट बजट बनाया था, क्या कहलाए। तो आज मूव होते हैं कैश बजट की तरफ। कैश बजट की तरफ देखते हैं क्या है कैश बजट, और उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन कैश बजट इंक्लूडिंग मास्टर बजट कवर करेंगे। सो कैश बजट की अगर हम बात करें, कैश बजट क्या है। कैश बजट क्या है, हमने शायद FR1 में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है। कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड दोनों से पड़ी हुई है। क्या कहला, डायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट पड़ी हुई है, क्या लेना है, रसीट लेनी है, पेमेंट्स लेनी है, तुम्हारे पास क्या आगे नेट कैश फ्लोस, उसमें हमने ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, और हमारे पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो कैश बजट वही है, क्या करना आपने, रसीट लेनी है, मीन कैश का इनफ्लो लेना है, और आपने क्या करना है, पेमेंट्स लेनी है, मीन कैश का आउटफ्लो लेना है। क्या कहला, इनफ्लोज कहाँ कहाँ से हो सकता है सर, डेटर से हो सकता है, कैश सेल से हो सकता है, कैश सेल से हो सकता है, क्रेडिट सेल मीन डेटर से हो सकता है, शेयर इशू करके भी हो सकता है। क्या कहला, कैश आता है शेयर इशू के थ्रू। और कहाँ से हो सकता है, कोई रेंट रिसीव किया आपने, क्या कहला, कोई रेंट रिसीव किया है, मीन अदर इनकम के थ्रू भी आपको कैश आता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, कैश रिसीट, और हम क्या क्या करेंगे, निकाले करेंगे टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स जिसे हम नाम दे देंगे A का। उसके बाद कैश पेमेंट्स देखेंगे, किस किस को कैश की पेमेंट हो सकती है, मटेरियल के अगेंस्ट क्रेडिटर को हो सकती है कैश की पेमेंट, लेबर के पेमेंट हो सकती है, ओवरहेड की पेमेंट हो सकती है, फिक्स्ड वेरिएबल दोनों तरह की, और कोई खर्चे भी हो सकते हैं, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन भी हो सकती है। क्या कह रहा है, कैश गया, इंटरेस्ट आपने पे किया, कैश किया, क्या कह रहा है, को टैक्स पे किया, मीन खर्चे जितने भी हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाया करेंगे क्या, टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स जिसे हम नाम दे देंगे B का। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम निकाल देंगे नेट कैश फ्लोज, क्या निकालेंगे, नेट कैश फ्लोज, कैसे, A माइनस B। A क्या है, टोटल रिसीट्स, B क्या है, टोटल पेमेंट्स, माइनस क्या, तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, नेट कैश फ्लोज। इसमें हम ऐड किया करेंगे ओपनिंग बैलेंस,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना क्या है, कैश बजट है। इसलिए मास्टर बजट बनाने से पहले कैश बजट बनाना ज़रूरी है। क्यों, मास्टर बजट बैलेंस शीट में कैश की फिगर जानी है कौन सी, क्लोजिंग, तो कहाँ से जाएगी, कैश बजट से जाएगी। कैश बजट पहले बनेगा तो मास्टर बजट बनेगा। ये बात समझ आती है? क्या ख्याल है, कैश बजट जस्ट लाइक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जस्ट लाइक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट, सिर्फ कैश आइटम को हमने कंसीडर करना है। जिन जिन में कैश की रिसीट है वो हमने रिसीट में ले लेना है, यहाँ पे कैश की पेमेंट इन्वॉल्व है वो हमने पेमेंट्स में ले लेना है। टोटल रिसीट ए, टोटल पेमेंट्स बी, तो नेट कैश फ्लोज आ गया ए माइनस बी। उसमें ओपनिंग बैलेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। सपोज हमने एक मंथ का ये क्लोजिंग बैलेंस निकाला तो नेक्स्ट मंथ में यही क्लोजिंग क्या हो जाएगा, ओपनिंग। उसका क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो यूँ कैश बजट ओवर द मंथ भी बन सकता है। क्या ख्याल है, ये बात समझ आती है, कैश बजट क्या है। एक क्वेश्चन मिला आपको, एक क्वेश्चन मिला आपको, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा प्लीज। रिक्वायरमेंट है दो हमारे पास, एक रिक्वायरमेंट ए है और एक रिक्वायरमेंट बी है। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का हमें कैश बजट बनाना है। एज्यूमिंग दैट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल, एज्यूम करना है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है। एंड पार्ट बी, प्रिपेयर बजट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स। मीन मास्टर बजट का सिर्फ P&L बजट बनाना है आपको, बैलेंस शीट उसने रिक्वायर नहीं किया। ठीक हो गया। सो P&L बाद में बनाते हैं, पहले कैश बजट की बात कर लें। कैश बजट की पहले बात कर लें। ज़रा खुद से रीड करके देखिएगा क्वेश्चन के अंदर कोई आपको इनफ्लोज आउटफ्लोज अगर मिलते हों। देखो क्या क्या इनफ्लोज कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, आउटफ्लोज कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। Inflows, outflows. जी परेशान तो नहीं कर रहा क्वेश्चन, चलाइए देखते हैं क्या है। सो कैश बजट हमें प्रिपेयर करना है फर्स्ट 4 मंथ का। फर्स्ट 4 मंथ का कहाँ से नहीं पता, वैसे देखा जाए तो शायद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ही फर्स्ट 4 मंथ होते हैं, लेकिन हो सकता है कमी कही है 30 जून हो तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर भी हो सकती है, नहीं 30 मार्च हो तो देखना पड़ेगा कौन से मंथ है। So a redundant manager who received compensation of rupees 80,000 decide to commence business on 4th January, manufacturing a product for which he knows there is a ready market. मैंने एक बंदे को शायद कहीं से रिडंडेंट कर दिया गया, कोरोना शरोना आ गया, लोगों ने बंदे फारिग किए, ये भी शायद कहीं से फारिग हुआ और वहाँ से उसे रिडंडेंसी कंपनसेशन मिली 80,000 रुपीज़ की, और उससे वो क्या करने जा रहा है, 4 जनवरी को एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। 80,000 रुपये आप कह रहे होगे बस 80,000 रुपये से,
80,000 रुपये से सर बिज़नेस हो सकता है। 80,000 रुपये से एक फ्रूट की रेडी लग सकती है जिससे आप डेली बेसिस पे कम से कम भी 20,000 रुपया कमा सकते हो। हाँ, ये रियलिटी है। ये जो फ्रूट की रेडी वाले बाहर खड़े हैं, ये कितने की इन्वेस्टमेंट होगी? बड़ी मुश्किल से इतनी, शायद इससे भी कम होगी। 80,000 तो मैंने ज़्यादा बता दिया। और ये डेली कम से कम 10 से 20,000 कमा के जाते हैं। फ्रूट के अंदर डबल प्रॉफिट है। बस आपको करना क्या है, आपको अच्छी क्वालिटी का फ्रूट रखना है ताकि आपके पास कस्टमर जो है वो अच्छी क्वालिटी वाला आए। उसे रेट शेट का पता नहीं, आप जितना मर्जी रेट लगा लो। अगर गंदा फ्रूट रखोगे तो गंदी क्वालिटी वाला कस्टमर आएगा तो उसे रेट का पता है। ठीक हो गया? सो चलिए हम करते हैं डॉलर 80,000 डॉलर उसे मिले जिससे वो एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। कब? 4 जनवरी को। ठीक हो गया? ही इंटेंड्स टू एम्प्लॉय सम ऑफ हिज फॉर्मर वर्कर्स हु आर आल्सो मेड रिडंडेंट। मीन कंपनी ने कुछ और भी इसके साथ बंदों को रिडंडेंट किया। So he intends to employ some of his former workers who are also made redundant, but they will not all commence on 4 January. मीन फ्यूचर में कुछ और भी लोग इसको ज्वाइन करेंगे। अभी ये अकेला ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कितने की? 80,000 रुपया जो रिडेंडेंसी की कंपनसेशन मिली है उससे। क्या कहला? ऐसी बात है सर। रेडी पे आप डबल शिफ्ट लगाओगे। रेडी पे आप डबल शिफ्ट लगाओगे। रेडी आप फ्रूट वाली रेडी है, आपने मंडी जाके माल लेने जाना है, पीछे कौन खड़ा होगा? हाँ, इतना आसान काम नहीं। आपको लोगों की ज़रूरत है, आपको लोगों की ज़रूरत है। क्या ख्याल है? फ्रूट सिर्फ लगाना ही नहीं, ला के उसको साफ़ सूफ करके लगाना होता है सर। अच्छा कस्टमर साफ़ फ्रूट देखता है, गंदा नहीं। उसे तो हाथ नहीं लगाएगा, दूर से देख लेगा, आगे चलो। क्या ख्याल है? तो आप अगर धोने बैठे रहोगे तो सेल कौन करेगा? तो बंदे चाहिए सर, आपको बंदे चाहिए आपको। ठीक हो गया? सो 4 जनवरी को वो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा है। ये यूँ समझो कि एक दर्जी था बेचारा, कहीं पे किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता था। तो अब उसने क्या किया, वहाँ से उसे निकाल दिया गया। 80,000 रुपया उसने मिला। तो अब वो क्या करने जा रहा है? बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा है कि मैं अब अपने कपड़े सी के बेचूँगा। कितनी की इन्वेस्टमेंट चाहिए? एक सिलाई मशीन चाहिए, साथ आपको क्या थोड़े बहुत नलकी बटन धागे शागे चाहिए, बस बिज़नेस स्टार्ट हो गया अगर स्किल आपके पास है तो। हाँ, सो 80,000 कंपनसेशन उसको मिली और 4 जनवरी को बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा है। और फ्यूचर में उसको उसके को वर्कर्स मीन उसके नीचे जो लोग काम करते थे वो भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। सूटेबल प्रिमिसेस हैव बीन फाउंड टू रेंट। जगह उसने ले ली रेंट पे। एंड सेकेंड हैंड मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 हैड बीन बॉट आउट ऑफ द रुपीज़ 80,000। तो उसने सिलाई मशीन 60,000 रुपये की एक सेकंड हैंड अच्छी वाली ले ली उस 80,000 से। बाकी अभी भी उसके पास 20,000 बचा हुआ है। मिस ये कॉपी ने दे दें। सो अभी भी उसके पास 20,000 बचा है जिससे वो नलकी धागे बटन शटन ये वो चीज़ें ले लेगा। ठीक हो गया? बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है। द मशीनरी हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years फ्राम जनवरी एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। हम बनाने जा रहे हैं कैश बजट। उसने कहा मशीनरी 60,000 की है, 5 साल उसकी लाइफ है। जब भी ये बात नज़र आ जाए ना, फौरी से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया करो। कर लो डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। 60,000 मशीनरी की कॉस्ट है, 5 साल लाइफ है, 12,000 पर एनम बन गई। क्या ख्याल है? पर एनम बन गई कितनी? 12,000। क्या ख्याल है? कोई मसला तो नहीं है कैलकुलेट करने में। कितना टाइम लगा? आधा मिनट भी नहीं लगा। कैलकुलेट कर दो, शायद ज़रूरत पड़ जाए। उसने ये बीच में दिया, इस मतलब कोई ना कोई पंगा तो होगा, वरना ये लाइन देता ही क्यों? क्वेश्चन अपना शॉर्ट भी कर सकता था, इतने पंगे में डालना ही क्यों उसने? तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। दो कैश बजट के अंदर इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड हो। एनपीवी किसी कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड हो तो हमें वहाँ से निकालना पड़ सकता है कितनी डेप्रिसिएशन है। क्या कहला है? कोई पेमेंट में हो सकता है खर्चे किसी के अंदर इंक्लूडेड हो तो उसमें से निकालना पड़ सकता है। तो डेप्रिसिएशन में पता चल गई पर एनम कितनी है? 12,000। ओके, अदर डेटा क्या है जी हमारे पास? कैश बजट हमने बनाना है, कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स कहाँ से हो सकती है। ये जस्ट एग्जांपल है, जरूरी नहीं यही हो, इसके अलावा भी हो सकती है। सो अदर डाटा, प्रोडक्शन विल बिगिन ऑन 4 जनवरी and 25% of the following month's sale will be manufactured in January.
फरवरी की जो सेल है उसका 25% मैन्युफैक्चर होगा कहाँ पे, जनवरी में। मतलब क्या हुआ कि फरवरी में 25% जो यूनिट हैं वो कहाँ से आएंगे, जनवरी से। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जनवरी में जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स होगी वो फरवरी की सेल का 25% होगी। कहा जा सकता है ये, क्या ख्याल है, ये बात हजम होती है? हाँ, कि फरवरी की जो सेल है उसका 25% कहाँ पे पैदा होगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा जनवरी में। दिस मीन ये हमारी ऑन रिक्वायरमेंट है। प्रीवियस लेक्चर में कस्टमर रिक्वायरमेंट, ऑन रिक्वायरमेंट, अवेलेबल, कहीं पे मैंने ये बातें शायद लिखी थी, क्या ख्याल है? और जो क्लोजिंग फिनिश गुड था उसे मैंने क्या लिखा था, ऑन रिक्वायरमेंट। दिस मीन हमारी फरवरी की जो ऑन रिक्वायरमेंट है 25% जनवरी में प्रोड्यूस होगा। मीन क्लोजिंग फिनिश गुड्स जनवरी का जो होगा वो कितना होगा, 25% ऑफ फरवरी सेल। ओके, ईच मंथ देयर आफ्टर the production will consist of 75% of the current month sale and 25% of the following month sale, और आगे भी ऐसे चलेगा। मीन फरवरी के अंदर भी जो हमने प्रोडक्शन करनी है 75% तो फरवरी का अपना होगा, क्यों 25% जनवरी में प्रोड्यूस हो गया था। साथ हमें मार्च की सेल का 25% प्रोड्यूस करना है फरवरी में। ठीक हो गया? तो इस तरह से मार्च में अगर हम जाएंगे तो 75% तो मार्च की अपनी सेल के यूनिट प्रोड्यूस होंगे, बाकी 25% अप्रैल वाले प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इसके अपने 25% पीछे फरवरी में प्रोड्यूस हो चुके थे। ये बात समझ आ रही है? हाँ, जनवरी में अभी देखते हैं, अभी नहीं पता जनवरी में, अभी तक तो सिर्फ यही पता चला कि फरवरी की सेल के हमें 25% प्रोड्यूस करने हैं। हाँ, जनवरी की अपनी सेल कितनी है, 75% वो भी प्रोड्यूस करना है, बाकी उसके 25% अभी देखते हैं कहाँ से फिर आएंगे। क्या ख्याल है? ओके, सो एस्टिमेटेड सेल्स आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के यूनिट्स इतने इतने हैं और सेल रुपीज़ में इतने दिए गए हैं। दिस मीन उसने सेल बजट आपको बना के दे दिया। ये सेल बजट ही है, यूनिट इनटू प्राइस पर यूनिट, तो रुपीज़ में उसने आपको सेल की वैल्यू दे दी। और ज़्यादातर क्वेश्चन में सेल बजट आपको बना ही मिलेगा। अगर कहीं नहीं बना हुआ तो सिंपल सी बात है, यूनिट इनटू प्राइस पर यूनिट सेल। और देखो तो जनवरी की सेल है ही नहीं, जनवरी की सेल है ही नहीं। क्या ख्याल है? दिस मीन जनवरी में प्रोडक्शन होगी, फरवरी की जो सेल है कितनी 3200, उसका 25% प्रोडक्शन होगी कहाँ पे, जनवरी में। मीन जनवरी का क्लोजिंग फिनिश गुड वो निकलेगा, जनवरी का क्लोजिंग फिनिश गुड्स वो निकलेगा। खैर कैसे भी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी बात थोड़ी सी हजम मैं करवा रहा हूँ, अभी थोड़ी प्रॉपर देखते हैं डिटेल में। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल 7 रुपए का लगेगा, डायरेक्ट लेबर 6 रुपए की लगेगी, वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपए के लगेंगे, टोटल 15 रुपए की पर यूनिट क्या है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट शायद हमें कैश बजट बनाना है तो हमें शायद पेमेंट शेमेंट लेनी है, मटेरियल भी लेना होगा, लेबर भी लेना होगा, ओवरहेड्स भी लेने होंगे। क्या ख्याल है? रॉ मटेरियल स्टॉक costing rupees 10,000 have been purchased out of managers 80,000। वो जो 20,000 बच गया था उसमें से 10,000 के उसने नलकी, धागे, बटन शटन ले लिए, रॉ मटेरियल। टू एनेबल प्रोडक्शन टू कमेंस एंड इट इज इंटेंडेड टू बाय, ये 10,000 उसने कहा रॉ मटेरियल लिया, जनवरी में लिया होगा, जनवरी में लिया होगा। क्या ख्याल है? जनवरी में लिया होगा, क्यों, जनवरी में आपने फरवरी के कुछ यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। क्या ख्याल है? तो 10,000 का उसने रॉ मटेरियल खरीद लिया, कहाँ पे, जनवरी में ही। सो टू एनेबल प्रोडक्शन ऑफ कमेंस एंड इट इज इंटेंडेड टू बाय ईच मंथ 50% ऑफ द मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग मंथ्स प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। जनवरी में उसने 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, लेकिन उसने क्या कहा कि आप नेक्स्ट मंथ की जो प्रोडक्शन है उसका 50% बाइंग करते हो, कहाँ पे, जनवरी में। मार्च की जो प्रोडक्शन है उसका 50% रॉ मटेरियल आप बाय करोगे। मतलब क्या हुआ कि आप जनवरी से फरवरी की प्रोडक्शन का 50% मटेरियल प्रोवाइड करते हो।
तो दिस मीन जनवरी का जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है वो फरवरी के प्रोडक्शन यूनिट का 50% होना चाहिए। क्लोजिंग रॉ मटेरियल, फरवरी का जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है वो फरवरी की प्रोडक्शन यूनिट का 50% होना चाहिए। हाँ, मार्च के जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है वो अप्रैल के प्रोडक्शन यूनिट्स का 50% होना चाहिए। क्या ख्याल है? मीन हर मंथ की जो भी प्रोडक्शन करनी है उसका आधा रॉ मटेरियल आप कहाँ पे लेते हो, उससे प्रीवियस मंथ में, मीन प्रीवियस मंथ से जाता है, मीन प्रीवियस मंथ में जाता है तो कैसे जाता होगा? क्लोजिंग रॉ मटेरियल से जाता होगा। क्या ख्याल है? इसमें तो फिर हमें ये चीज़ें बनाने के लिए प्रोडक्शन बजट भी बनाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? प्रोडक्शन के साथ उसका ताल्लुक है तो प्रोडक्शन बजट भी बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ सकता है, बनाना पड़ सकता है। ओके, सो क्या कह रहा है? ईच मंथ 50% ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग मंथ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, द अदर 50% विल बी परचेज्ड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन। इन हर मंथ में 50% अपना परचेज करोगे और 50% नेक्स्ट मंथ का परचेज करोगे। नेक्स्ट मंथ का परचेज करोगे मीन नेक्स्ट मंथ के जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उसका 50% क्लोजिंग रॉ मटेरियल आप शो किया करोगे। पेमेंट्स विल बी मेड इन 30 डेज, बोले तो 1 महीना बाद। जनवरी की जो रॉ मटेरियल की पेमेंट है क्रेडिटर्स को जानी है, किसको जानी है? क्रेडिटर्स को जानी है। तो जनवरी वाली पेमेंट कहाँ पे जाएगी? फरवरी में। फरवरी में जो आपने परचेज़ किया उसकी पेमेंट जाएगी मार्च में, मार्च वाले की अप्रैल में और अप्रैल वाले की मई में। लेकिन हमारा उससे कंसर्न नहीं, हमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सिर्फ बजट बनाना है। क्या ख्याल है? ओके, दिस मीन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मटेरियल परचेज बजट भी बनाना पड़ेगा। मटेरियल परचेज बजट भी बनाना पड़ेगा, हर मंथ की परचेजेज निकालना पड़ेंगी। फिर जाके कैश बजट के अंदर आएगा कि आपने जो है वो किस मंथ में कितनी कितनी पेमेंट करनी है। हाँ, तो सेल बजट उसने दे दिया, हमें प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा, मटेरियल परचेज बजट बनाना पड़ेगा। तो बीच में कोई और चीज़ आती है जो बनाना पड़ेगी? मटेरियल यूजेज बजट भी बनाना पड़ेगा। जब तक यूजेज नहीं निकलेगा आप मटेरियल परचेज बजट नहीं बना सकते। जब तक प्रोडक्शन नहीं बनेगा तब तक यूजेज और परचेज भी नहीं बन सकता। सीक्वेंस सेल बजट, उसके बाद प्रोडक्शन बजट, उसके बाद मटेरियल यूजेज बजट, उसके बाद मटेरियल परचेज बजट। सेल उसने बना के दे दिया, बाकी आपको 3 बनाना पड़ेंगे। क्या ख्याल है? सिंपल ये एक चीज़ कैलकुलेट करने के लिए उसे निकलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ पेमेंट टू क्रेडिटर्स जो हर मंथ की निकलेगी। तो फिर हम देखेंगे जनवरी वाली फरवरी में पे करना है, मिनिमम अमाउंट फरवरी में आएगी, फरवरी वाली मार्च में, मार्च वाली अप्रैल में। ये बात समझ आ रही है? हाँ, आगे। सो डायरेक्ट वर्कर्स हैव एग्रीड टू हैव देयर वेजेस पेड इन टू बैंक अकाउंट। वर्कर्स भी भाई बड़े बैंक अकाउंट होल्डर हैं, तो कहते हैं वेजेस हमारी पे होंगी कहाँ पे? बैंक अकाउंट में ऑन द 7th वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ इन रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस मंथ अर्निंग। क्या मतलब हुआ? जनवरी की पेमेंट 7 जनवरी को जाएंगी या 7 फरवरी को जाएंगी? 7 जनवरी को, 7 फरवरी को, 7 फेब को। फरवरी की पेमेंट मार्च में, मार्च की पेमेंट अप्रैल में, अप्रैल की मई में, मई हमें बनानी नहीं है। मीन जनवरी में लेबर की कोई पेमेंट नहीं होगी। कितनी पेमेंट होगी वो हमें लेबर बजट भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लेबर बजट भी बनाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? निकालना पड़ेगा कितनी अमाउंट देनी है हमने लेबर की। क्या ख्याल है? पर यूनिट कितनी है, यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगी। पर यूनिट शायद उसने दी हुई है आपको, पर यूनिट उसने दी हुई है आपको। देखिए क्या कहाँ पे दी हुई है? नंबर 3 में दी गई है पर यूनिट लेबर 6। तो अगर प्रोडक्शन यूनिट निकल आए कि सेल यूनिट निकल आए? प्रोडक्शन यूनिट के साथ ताल्लुक है इसका, सेल यूनिट के साथ ताल्लुक है। प्रोडक्शन यूनिट अगर निकाल लिया हमने, प्रोडक्शन बजट बना लिया, तो इनटू हमने क्या करना है? 666 करना है एवरी मंथ। तो हमारे पास लेबर आ जाएगी। जनवरी की फरवरी में पे करनी है, फेब की मार्च में, मार्च की अप्रैल। बात समझ आ रही है? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि 2 पर यूनिट दिए गए हैं,
निकाले जा सकते हैं अगर यूनिट हमारे पास आ गए चारों मंथ के प्रोडक्शन के या सेल के, प्रोडक्शन के। सो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 60% is to be paid in the month following the month it was incurred। मीन जनवरी के जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हैं उनका 60% पे होगा कब? फैब में फॉलोइंग द मंथ इन विच इट इनकर्ड। फॉलोइंग मीन आने वाला, बाद वाला, क्या कहला? हाँ, तो बाकी 40% सर, एंड 40% इज टू बी पेड 1 month लेटर। मीन जनवरी के जो वेरिएबल ओवरहेड हैं उनका 60% फरवरी में पे होगा और 40% मार्च में पे होगा। क्या ख्याल है? तो पेमेंट हमें देखना पड़ेगी नेक्स्ट मंथ कौन सी है। जी वापस आगे क्या बात कर रहे थे हम? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। एक मंथ के जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हैं उनका 60% नेक्स्ट मंथ में पे होगा, 40% उससे नेक्स्ट मंथ में। तो पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा ना हर मंथ का कितना है, और फिर देखेंगे किसका किस मंथ में पेमेंट होनी है, तो वो पेमेंट हमने यहाँ पे लेनी है। लेकिन पहले हमें हर मंथ की निकालना पड़ेगी। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड आर रुपीज़ 4000 पर मंथ। कितना? 4000 पर मंथ। इतनी बात हो तो हम हर मंथ में 4-4 लिख देंगे। वो कहता है 1 quarter ऑफ दिस इज पेड इन मंथ इनकर्ड। 1 quarter क्या होता है? 1/4 होता है। 1 quarter 1/4 होता है। दिस मीन 1000 तो हर मंथ का उसी मंथ में ही पे होगा। जनवरी का 1000 जनवरी में, फरवरी का फरवरी में, मार्च अप्रैल का 1000 तो उसी मंथ में, मीन करंट मंथ में पे होगा। 1/2 इन द फॉलोइंग मंथ। 4000 का 1/2 क्या बनेगा? 4000 का 1/2 क्या बनेगा? 2000। क्या ख्याल है? इन द फॉलोइंग मंथ मीन जनवरी का 4000 जो है फिक्स का, उसका 1000 जनवरी में, 2000 फरवरी में, और फरवरी का 1000 अपना भी था, मीन 3000 फरवरी का। क्या ख्याल है? तो एक क्वार्टर भी बच गया। अभी 3 क्वार्टर पूरे में ना, एक क्वार्टर भी बच गया। वो क्या कहता है? 1/2 in the following month and the remainder 1 quarter represent depreciation on the second hand machinery। और बाकी क्या है इसके अंदर? डेप्रीसिएशन हमने निकाली ऊपर पर ईयर 12,000। व्हाट इज पर मंथ? 1000 जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो उसे हमने कहीं पे लेना है? नहीं लेना। दिस मीन फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो जनवरी में आएंगे 1000, फरवरी में 3000, 1000 अपना, 2000 पिछला, मार्च में फिर 3000, 1000 अपना, 2000 पिछला, अप्रैल में फिर 3000, 1000 अपना, 2000 पिछला। कैलकुलेट हो गया? क्या कहला? ओके। अमाउंट रिसीवेबल, यहां पे कोई बात शायद आएगी। कैश रिसीट, amount receivable, a 5% cash discount is allowed for payment in the current month। मीन करंट मंथ में अगर कोई पेमेंट करता है, मीन जनवरी की जो सेल है उसकी अगर जनवरी में ही पेमेंट रिसीव होती है तो उनको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। एंड 20% ऑफ ईच मंथ सेल्स क्वालिफाई फॉर दिस डिस्काउंट। लेकिन सिर्फ सेल का 20% करंट मंथ में पेमेंट करते हैं। मीन सपोज टोटल सेल है 100, तो 20% इसका कितना बना? 20, और अमाउंट रिसीव आएगी कितनी? 20 नहीं, उसमें से 5% डिस्काउंट माइनस करके, मीन इंटू 0.95 करके। सपोज वो बनी कितनी? 19.5, 19 या 19.5। ये बात समझ आती है? क्या कहला है? तो हर मंथ में ऐसे ही होगा। हर मंथ की जो भी सेल होगी उसका 20% निकाला करेंगे और उस पर 0.95 फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, तो हर मंथ की क्या आ जाएगी? कैश रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स। बाकी क्या है? 50% ऑफ ईच मंथ सेल्स आर रिसीव्ड इन द फॉलोइंग मंथ। तो 100 का 19 तो पहले मंथ में मिल गया,
50% नेक्स्ट मंथ में मीन 50 नेक्स्ट मंथ में। क्या ख्याल है? जनवरी की जो सेल होगी उसका 50 फरवरी में, फरवरी की जो सेल होगी उसका आधा मार्च में, मार्च की जो सेल होगी उसका आधा अप्रैल में। 20% का 0.95 करंट मंथ में। 50% of each month sales are received in the following month, 20% in the third month and 8% in the fourth month. मीन जनवरी की सेल है 100, उसका 20% निकालेंगे और उसका फिर 5% डिस्काउंट माइनस करके मीन 19 जनवरी में आ गया, उसका आधा मीन 50 फरवरी में आ गया, उसका 20% मीन 20 मार्च में आ गया और उसका 8% मीन 8 कहाँ पे आएगा? अप्रैल में। तो बाकी 2% क्या है? बैड डेट्स। तो यूँ हम कैश रिसीट भी निकाल लेंगे। क्या कह रहा है? तो क्या करूँ मैं? सबसे पहले काम क्या करूँ सर? सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? कोई बजट शीट बनाना शुरू करें, बजट बनाना शुरू करें, वर्किंग करना शुरू करें। वर्किंग शुरू कर लेते हैं, पहले वर्किंग शुरू कर लेते हैं। देखिएगा ज़रा सर, कौन सा बजट से स्टार्ट करना चाहिए मुझे? सेल बजट, सेल बजट, सेल बजट, सेल बजट बनेगा, प्रोडक्शन बनेगा, यूजेज बनेगा, मटेरियल सारे बनेंगे तो कैश बजट की तरफ आओगे। क्या ख्याल है? तो सेल बजट उसने बना के दिया हुआ है, हमें स्टार्ट करना चाहिए कहाँ से? प्रोडक्शन बजट से। भाई बड़े हो जाओ, MFA का पेपर देने जा रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, चपड़ासी बनने नहीं जा रहे आप। मतलब रेडी लगानी आप लोगों ने बताया, मैंने दिया तो आप लोगों ने सोचा हम रेडी लगाएंगे फ्रूट की। हाँ, सीए करके उससे ज़्यादा कमा लोगे। कम ऑन, छोड़ दो ये रेडी वाली सोच। किसी गरीब आदमी को मशवरा देना, किसी गरीब आदमी को मशवरा देना, उसको चैरिटी देते हुए कि ये ले, इसे जाके अपना बिजनेस कर और मांगना छोड़ दे। प्रोडक्शन बजट बनाने जा रहे हैं सर, हम प्रोडक्शन बजट बनाने जा रहे हैं। 4 मंथ से हमारे पास, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। सेल यूनिट्स, सेल यूनिट्स जनवरी के बताइएगा मुझे, मैं मारूंगा आपको। फेब के, मार्च के और मई के भी बता दें, उसने कोई रीज़न होगी तो दिए होंगे। क्यों वो होंगे तो इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकलेंगे। जिसके बाद हमें क्या करना है? इसमें ऐड करना है क्लोजिंग फिनिश गुड्स और माइनस करना है ओपनिंग फिनिश गुड। तो हमारे पास आ जाएंगे प्रोडक्शन यूनिट्स मीन प्रोडक्शन बजट। ऐसा उसने क्या कहा? दोबारा पढ़िएगा ज़रा क्वेश्चन, पहले पॉइंट में वापस आ जाए। प्रोडक्शन विल बिगिन इन जनवरी एंड 25% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी। दिस मीन जनवरी की अपनी तो सेल नहीं है। क्या ख्याल है? दिस मीन इसका 25% यहाँ पे मीन यहाँ से फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस उसको ट्रांसफर होना मीन ऑन रिक्वायरमेंट है। क्या ख्याल है? तो इसका 25% निकाल दें, कितनी अमाउंट बनेगी? 800। इसका भी 25% यहाँ पे बनेगा, कितना? 900, 960। इसका भी 25% यहाँ पे बनेगा 1000 और इसका 1000, इसलिए ये मई का दिया गया था। ठीक हो गया। तो ओपनिंग क्या होगा? जनवरी का कुछ ओपनिंग है? प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग इसका ओपनिंग बन जाएगा, प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग इसका ओपनिंग बन जाएगा, प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग इसका ओपनिंग बन जाएगा और ये ओपनिंग माइनस करना है हमने। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन यूनिट। हमारे पास क्या आ गया? प्रोडक्शन यूनिट्स कितने? 800, 3300, 3700, 4000।
जी यही हुआ। अब हमें किस तरफ जाना है? मटीरियल यूजेज बजट की तरफ। मटीरियल यूजेज, मटीरियल यूजेज कैसे निकलता था? प्रोडक्शन यूनिट्स, मटीरियल यूज पर यूनिट, और मटीरियल यूज पर यूनिट उसने हमें ऑलरेडी रुपीज़ में दे दिया, क्योंकि हमें निकालना भी क्या है? परचेज बजट के थ्रू पेमेंट ऑफ परचेज निकालनी है। तो ज़िंदगी उसने आसान कर दी। सिंपली क्या करो, मटीरियल यूजेज के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दो मटीरियल यूजेज। सो क्या करने लगे हम? मटीरियल यूज पर यूनिट इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कितना? 7 7 7 7। तो आपके पास क्या आ गया? मटीरियल यूजेज आ गया। कितना? 5600 2300 23100 25900 28,000 4000 इंटू 7। क्या ख्याल है? इजी हो गया। अब हमें जाना है किस तरफ? मटेरियल परचेज की तरफ। कैसे? मटेरियल यूजेज में क्लोजिंग रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल माइनस करेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? मटेरियल परचेज आ जाएगा। और हमें परचेज ही वैल्यू निकालनी है ताकि हम देख सकें कि हमें पेमेंट किस मंथ में कितनी कितनी करनी है। ऐसी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल और माइनस करेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो हमारे पास आ जाएगा मटेरियल परचेज। लेकिन रॉ मटेरियल में ज़रा आइएगा, उसने कुछ हमें बातें की हैं। क्या कहता है रॉ मटेरियल में? देखिएगा ज़रा क्या बातें की हैं उसने। वो कहता है जी, रॉ मटेरियल स्टॉक कॉस्टिंग 10,000 हैव बीन परचेज्ड आउट ऑफ मैनेजर्स ₹80,000 टू एनेबल प्रोडक्शन टू कमेंस एंड इट इज़ इंटेंडेड टू बाय each month 50% of the material required for the following month production requirement। मीन फरवरी का जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, फरवरी की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी है? 900। यूजेज मीन इतनी रिक्वायरमेंट है ना आपकी? क्या ख्याल है? इतनी रिक्वायरमेंट है आपकी? कितनी रिक्वायरमेंट है? हाँ, दोबारा पढ़ो ज़रा, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ो क्या कह रहा है? टू एनेबल प्रोडक्शन टू कमेंस एंड इट इज इंटेंडेड टू बाय ईच मंथ 50% ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड। प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड मीन कितना मटेरियल यूज होना है एक मंथ में, उसका 50% जो है वो पिछले मंथ में बाय किया जाएगा एंड द अदर 50% विल बी परचेज इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन। दिस मीन ये जो 23,100 है, इसका आधा यहाँ पे बाय करके इसको प्रोवाइड किया जाएगा। दिस मीन इसका आधा यहाँ की क्या होगी? क्लोजिंग रॉ मटेरियल होगा। क्या ख्याल है? जो यहाँ से उधर ट्रांसफ़र होगा, ओपनिंग बनेगा, बाकी आधा उस मंथ में बाय किया जाएगा। ये बात समझ आती है? इसका आधा क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैसे बन रहा है? हाँ, कि हर मंथ में नेक्स्ट मंथ की जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है, इतना यूज़ होना है, इतने यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, तो रिक्वायरमेंट मटेरियल की कितनी है? इतनी। तो उसका आधा यहाँ पे बाय होगा, तो इसका ज़रा 50% निकालिएगा। 11,550 कितना है? 50%। इसका 50% 12,950। इसका 50% 14,000। और इसका? हाँ, इसका देखते हैं शायद ज़रूरत ही ना पड़े, शायद ज़रूरत ही ना पड़े। देख लेते हैं, शायद ज़रूरत ही ना पड़े। इसका ओपनिंग क्या है? इसका ओपनिंग क्या है? 11,150 पिछले का जो क्लोजिंग था। इसका ओपनिंग 12,950 जो पिछला ओपनिंग क्लोजिंग था, और इसका 14,000 ओपनिंग। तो हमारे पास आ गया क्या? मटेरियल परचेज्ड।
कितना 17150। सर कैलकुलेटर को हिलाएं। 24500। नेक्स्ट 26950। 22200। नहीं कुछ और है, यही है कुछ और है। नहीं कुछ और होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा, पता नहीं। इसकी तो एक फिगर ही नहीं है, मैं कैसे निकाल लूँ? इसकी तो एक फिगर ही नहीं है, मैं कैसे निकाल लूँ? है ही नहीं फिगर। सो हमें पता चल गया कि रॉ मटेरियल जो जनवरी में परचेज हुआ है वो इतना, फरवरी में जो परचेज हुआ है वो इतना, मार्च में जो परचेज हुआ है इतना। ये यूनिट है या अमाउंट है? दोबारा चेक कर लो, ये यूनिट्स है या अमाउंट है? ये क्या था? अमाउंट थी, तो ये ऑलरेडी अमाउंट निकल आई, मीन परचेज की पेमेंट निकल आई। हमने क्या करना है, अब देखना है कि इस मंथ में क्या पेमेंट होगी। पेमेंट मंथ कब पेमेंट होनी है? 30 डेज बाद। दिस मीन इसकी पेमेंट कहाँ पे होगी? इसकी पेमेंट कहाँ पे होगी? फेब में पेमेंट होगी। कितनी? 17150। इसकी मार्च में पेमेंट होगी 29500 और इसकी 26950 और अप्रैल की आपके पास पेमेंट आ गई ऑटोमेटिकली। अब देखिएगा ज़रा, एक मिनट ठहरिएगा। अभी देखा जाए तो जनवरी में जो आपने परचेज़ किया है इतने का किया है, फरवरी में इतने का, मार्च में इतने का, और जनवरी वाली पेमेंट आपने कब करनी है? फेब में। फेब वाली पेमेंट कब करनी है? 30 डेज बाद मार्च में, और मार्च वाली पेमेंट कब करनी है? 30 डेज बाद अप्रैल में। लेकिन आपने 10,000 जनवरी में दिया है, हाँ 10,000 दिया है, तो इसी का ही 10,000 आपने दिया है ना, तो बाकी फिर 7150 आप दोगे ना फरवरी में। क्या ख्याल है? 10,000 आपने जनवरी में दिया ना, स्टार्ट में दिया। हाँ जनवरी में जो आपने परचेज किया मटेरियल वो कितना किया? इतना। फरवरी में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना। पेमेंट आपने 30 डेज बाद करनी है। दिस मीन ये पेमेंट आपने कब करनी है? फरवरी में। कितनी? 17150। लेकिन 10,000 तो आप ऑलरेडी जनवरी में दे चुके हो, तो वो जनवरी में ही है। रिमेनिंग आपने कहाँ पे देना है? फरवरी में। फरवरी वाला पूरा का पूरा मार्च में, मार्च वाला पूरा का पूरा कब देना है? 30 डेज बाद, मीन अप्रैल में। ये बात समझ आती है? ये क्या निकल आया? एक फिगर कैश बजट की निकल आई, पेमेंट मटेरियल फॉर क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, मीन वो पेमेंट में पहली फिगर हमारी निकल आई बस इतना करने से। लेकिन इससे क्या होगा? अगली फिगर निकालना अब ईजी हो जाएगा। अगली फिगर निकालना इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? लेबर निकालना इजी हो जाएगा। क्यों? प्रोडक्शन यूनिट आपने निकाली है। मैं वेरिएबल ओवरहेड निकालना ज़रूरी हो, इजी हो जाएगा। क्यों? आपने यूनिट निकाली हूँ मैं। क्या ख्याल है? तो ये देखिए, ये इसकी इतनी परचेज़ की आपने, इसके अंदर क्या है? 50% नेक्स्ट मंथ का, 50% इसका अपना। क्या ख्याल है? इसके अंदर 50% नेक्स्ट मंथ का, 50% इसका अपना। हाँ, और इसका जो पिछले मंथ परचेज़ हुआ था वो यहाँ पे आ गया इसके पास। इसका जो इधर परचेज़ हुआ था वो इधर आ गया। क्या ख्याल है? तो इतना पीछे से है। टोटल आपने परचेज़ किया कितना? इतना। इसमें क्या है? 50% अपना भी है और 50% नेक्स्ट मंथ का भी है। इसकी बात कर रहे हैं? 24500, 24500। दिस मीन ये फिगर्स आएंगी कैश पेमेंट बजट के अंदर। लेबर बजट भी बना दें आप, वो तो काम ही बड़ा आसान है। यूनिट आपके पास है, इनटू पर यूनिट लगाना है, और उसके बाद सिर्फ डिसाइड करना है कौन सी पेमेंट कहाँ पे जानी है।
इसी के नीचे बना दूं मैं लेबर बजट? हाँ, मर्जी है। प्रोडक्शन यूनिट देखिएगा कितने हैं। लेबर का ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है, सेल यूनिट के साथ है? प्रोडक्शन यूनिट हमने निकाले कितने? 800, 3300, 3700, 4000। और शायद उसने आपको लेबर रेट दिया होगा। लेबर रेट पर यूनिट कितना? 6, 6, 6, 6। तो आपके पास आ गई क्या? लेबर कॉस्ट 4800, 19800, 22200, 24,000। ये तो हर मंथ की लेबर कॉस्ट आ गई। अब हमें देखना है कौन सी कब पे हो रही है। तो कब पे हो रही है? नेक्स्ट मंथ में पे हो रही है। क्या ख्याल है? दिस मीन पेमेंट मंथ। तो ये 4800 यहाँ पे होना है, ये 19800 यहाँ पे होना है, और ये 22200 यहाँ पे होना है। तो यहाँ पे क्या पे होना है? कुछ भी नहीं। क्या ख्याल है? जो हमने कैश बजट में लेके जाना है, क्या ख्याल है? मटेरियल की हमने ये पेमेंट लेके जानी है, लेबर की हमने ये पेमेंट लेके जानी है। जनवरी में ये, फरवरी में ये, मार्च में ये, अप्रैल में ये। तो सर ये अप्रैल वाला कहाँ पे होगा? वो मई में पे होगा। हमें बजट उसका बनाना ही नहीं है। हमें तो सिर्फ 4 मंथ का बजट बनाना है। उसकी हमने देखना है क्या रसीट्स हैं और क्या पेमेंट्स हैं। जी सर। नेक्स्ट क्या? वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएबल ओवरहेड 4 मंथ है हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। और हमारे पास देखिएगा प्रोडक्शन यूनिट के साथ ताल्लुक है इसका भी, प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ ताल्लुक है इसका भी। 800, 3300, 3700 एंड 4000। और हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिए गए हैं। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिए गए हैं कितने? 2, 2, 2 एंड 2। तुम्हारे पास वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आ गई 1600, 6600, 7400 एंड 8000। अब इसके बारे में बात देखिएगा पेमेंट कब कब होनी है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? वेरिएबल कॉस्ट टोटल। अब हमने देखना है किस मंथ में कितनी कितनी पे होनी है। कहता है 60% इज टू बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ, फॉलोइंग द मंथ इट वाज इनकर्ड। मीन जनवरी वाले जो हैं उसका 60% फरवरी में, फरवरी वालों का 60% मार्च में, मार्च वालों का 60% अप्रैल में, एंड 40% इज टू बी पेड 1 मंथ लेटर। 40% इज टू बी 1 मंथ लेटर। तो हम निकालने जा रहे हैं पेमेंट मंथ। सो कुछ पेमेंट होनी है आफ्टर 1 मंथ और कुछ पेमेंट होनी है आफ्टर 2 मंथ्स। सो इसका 60% 1 मंथ लेटर कितना? 960। और इसका 40% 2 मंथ्स लेटर वो कितना है? कितना? 640। ये बात समझ आई? इसका 60% 1 मंथ लेटर और इसका 40% 2 मंथ्स लेटर। ठीक हो गया? अब इसका 6600 का 60% 1 मंथ लेटर 3960
और 40% 2 months लेटर 2440। अब इसका 60% 1 month लेटर 4440 और बाकी पता नहीं कब भाड़ में जाए। क्या ख्याल है? तुम्हारे पास यहाँ पे देखिएगा पेमेंट जो है वो किस किस मंथ में कितनी कितनी आ रही है, तो इधर तो कुछ नहीं आ रहा। क्या ख्याल है? इधर कितना आ रहा है 960, इधर 640 प्लस 3960 4600 और इधर ये दो फिगर ऐड करें 7008। जी देखें ज़रा इसको, ऐसे ही है? ऐसे ही है। फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स ओवरहेड करंट मंथ में पे होंगे हर एक के कितने कितने 1000 1000 1000 मीन 1 क्वार्टर। क्या है ये? 1 क्वार्टर। क्या ख्याल है? और नेक्स्ट मंथ में पे होंगे कितने 2 क्वार्टर। क्या ख्याल है? कितना इसमें तो नहीं पे होगा ना, इसका 2000 यहाँ पे, इसका 2000 यहाँ पे और इसका 2000 यहाँ पे, क्यों टोटल 4000 है। 1000 क्या है? डेप्रिसिएशन है, वो तो हमने नॉन कैश आइटम वैसे ही नहीं लेना। तुम्हारे पास आ गया कितना 1000 जनवरी का, 3000 फेब का, 3000 मार्च का एंड 3000 अप्रैल का। टोटल 4000 है। 1 क्वार्टर हर मंथ में, ठीक हो गया। 1 हाफ नेक्स्ट मंथ में, मीन इसके 4000 का 1 हाफ यहाँ पे, फरवरी वाले 4000 का 1 हाफ यहाँ पे, मार्च वाले का यहाँ पे, अप्रैल वाले का पता नहीं कब। और रिमेनिंग 1 क्वार्टर क्या है? डेप्रिसिएशन। नॉन कैश आइटम वो तो हमने लेनी भी नहीं है, हम कैश बजट बना रहे हैं। कैश बजट के अंदर नॉन कैश आइटम का तो कोई जिक्र नहीं है। मीन कैश पेमेंट हमने देखना है जी। ये क्या है? पेमेंट इन मंथ। जी क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से अब हमारा कैश बजट बन गया। देखिएगा ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ कैश बजट। क्या चाहिए हमें? रिसीट्स चाहिए और पेमेंट्स चाहिए। रिसीट्स चाहिए और पेमेंट्स चाहिए। मीन इनफ्लोज चाहिए और पेमेंट्स मीन आउटफ्लोज चाहिए। और हमारे पास 4 मंथ है, जैन है, फेब है, मार्च है और अप्रैल। जी रिसीट सर, ये तो सारी पेमेंट ही पेमेंट आपने निकाल दी। रिसीट तो इसमें कोई नज़र ही नहीं आ रही। ये मटेरियल की पेमेंट है, ये लेबर की पेमेंट है, ये वेरिएबल ओवरहेड की पेमेंट है, ये फिक्स्ड ओवरहेड की पेमेंट है। कस्टमर से रिसीव होना है, सेल हुई है और उसने लास्ट एक नोट दिया हुआ है उसके ऊपर कि हर मंथ की जो सेल है उसका कुछ पोर्शन करंट मंथ में है, कुछ पोर्शन 1 मंथ लेटर है, कुछ पोर्शन 20% 2 मंथ्स लेटर है और कुछ पोर्शन 8% 3 मंथ्स लेटर है। क्या लिखेंगे हम? रिसीट फ्रॉम डेटर्स। क्या कहला? डेटर्स से हमें रिसीव हो रहा है इन करंट मंथ। और क्या रिसीव हो रहा है इन करंट मंथ? 20% अमाउंट का 95%। हाँ 20% जो डिस्काउंट अवेल करते हैं
और डिस्काउंट कितना देते हैं हम 5%। दिस मीन 20% हम हर मंथ की सेल का 20% निकालेंगे, फिर उसका 95% क्या आ जाएगी हमारे पास करंट मंथ की। तो क्या लिखा हमने 95% ऑफ 20%। क्या ख्याल है 95% ऑफ 20% मीन टोटल अमाउंट का जो 20% निकलेगा उसका 5% डिस्काउंट दे के तो बाकी 95% हमें रिसीव होगा उसी मंथ में। कैश सेल, कैश सेल नहीं क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल है, उसने रिसीवेबल दिए इसमें सारी क्रेडिट सेल होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद 1 मंथ लेटर भी है, क्या ख्याल है, और वो कितना है टोटल अमाउंट जो सेल की है उसका 50%। 2 मंथ लेटर भी है और वो कितना है 20% टोटल अमाउंट का। और फिर कुछ 3 मंथ लेटर भी है और वो कितना है 8% ऑफ टोटल सेल। बैड डेट्स भी कैश आइटम है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं हमने लेना। सो देखिएगा ज़रा जनवरी की सेल कितनी है, जनवरी की सेल कितनी है 0 0 0। जनवरी की सेल है ही नहीं, तो जनवरी में कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ, फरवरी की सेल है 80,000, तो पहले हम निकालेंगे उसका 20% और वो बना 16,000। फिर हम निकालेंगे उसका 95% जो इसी मंथ में मिलेगा, वो कितना है 15,200। किसी को समझ लग गई हो कि 15,200 कैसे निकाला है। फरवरी की जो अपनी सेल है 80,000 अमाउंट दी गई है, उसका 20% हमने निकाला जो उसी मंथ में लोग अवेल करते हैं, पे करते हैं। क्या ख्याल है 16,000 और 5% हम डिस्काउंट दे के रिसीव करते हैं, तो कितना रिसीव करते हैं 16,000 का 95%। तो क्या बन गया 95% ऑफ 20%। ठीक हो गया। अब 80,000 का 50% पे होगा कहाँ पे नेक्स्ट मंथ में। क्या कह रहा है फरवरी का जो 80,000 है उसका 20% तो करंट मंथ में डिस्काउंट के साथ, 50% नेक्स्ट मंथ में, तो उसका 50% नेक्स्ट मंथ में कितना बनेगा 40,000 और उसका 20% उससे नेक्स्ट मंथ में कितना 16,000 और उसका 8% उससे नेक्स्ट मंथ में। ओह आगे है ही नहीं, बस इतनी कैलकुलेशन। क्यों हमें 4 मंथ का ही बनाना है, जो आ रहा है बस ठीक है, जो नहीं आ रहा वो नेक्स्ट पता नहीं कब बनेगा, देखे जाएगा। ये बात समझ आती है। लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा था कि 5% कंपनी डिस्काउंट देती है उन कस्टमर को जो उसी मंथ में पे करते हैं जिस मंथ में सेल हुई है, लेकिन 20% कस्टमर ये चीज़ अवेल करते हैं। दिस मीन करंट मंथ में अमाउंट का 20% रिसीव होगा, लेकिन पूरा नहीं, 5% डिस्काउंट के बाद मीन 95% ऑफ 20%। तो फरवरी की जो सेल थी वो थी 80,000, तो उसका 20% हमने पहले निकाला जो करंट मंथ से रिलेटेड है 16,000, लेकिन हमें रिसीव कितना होना है 16 पूरा नहीं, उसका 95% मीन 5% क्या है डिस्काउंट है, तो हमें कितना रिसीव होना है 15,200। 50% उससे नेक्स्ट मंथ में, किसका पूरी अमाउंट का, नेक्स्ट मंथ में डिस्काउंट नहीं है ना, सिर्फ पहले मंथ में होता है डिस्काउंट। क्या ख्याल है डिस्काउंट सिर्फ पहले मंथ में होता है कि भाई आज पैसे दे डिस्काउंट, नेक्स्ट डिस्काउंट नहीं होता। उधार भी दो डिस्काउंट अगले मंथ में भी दो, नहीं ऐसा तो नहीं होता, फिर आप सेल ही डिस्काउंट पे कर लेते। क्या ख्याल है। तो 80,000 का 50% कहाँ पे मिलेगा आपको नेक्स्ट मंथ में, 20% उससे नेक्स्ट मंथ में, 8% उससे नेक्स्ट मंथ में है ही नहीं। अब आगे बात किसकी, मार्च की। मार्च की सेल कितनी है 90,000, तो 90,000 का पहले 20% निकालें 18,000 का 95% निकालें 17,100। अब 90,000 का आधा नेक्स्ट मंथ में मिलना है 50%, कितना 45,000। 20% नेक्स्ट मंथ में मिलना है, 8% उससे नेक्स्ट मंथ में मिलना है। बाहर में जाए, हमारे पास है ही नहीं नेक्स्ट मंथ, जब मिलेगा देखी जाएगी। क्या कहना है। अब देखिएगा ज़रा
अप्रैल का सेल कितनी है 1 लाख, इस 1 लाख का 20% कितना बना 20,000, उसका 95% मिलना है इसी मंथ में 19,000, बाकी नेक्स्ट में, बाकी नेक्स्ट में, नेक्स्ट में, नेक्स्ट में, नेक्स्ट में, खत्म होगी बात। क्या ख्याल है? तो डेटर से ही रिसीट होगी करंट मंथ में, 1 मंथ लेटर, 2 मंथ्स लेटर, और ये कोई है ही नहीं कहीं पे भी। जी यही बात है। कोई और कैश इनफ्लो, कोई रिसीट हो? सर रिसीट है हमारे पास, 80,000 का कैश नहीं लेके आए आप बिज़नेस में, 80,000 का कैश लेके आए हो बिज़नेस में, क्या नाम है उसका, कैपिटल, कब लेके आए हो, जनवरी में, कितना 80,000, ये भी तो आया है, जिसका 10,000 आपने बाद में कोई मटेरियल ख़रीद लिया, अभी 10,000 पड़ा है, अभी 10,000 पड़ा है, पड़ा है, पता नहीं खर्चों में लग गया है या पड़ा है, भी देखना पड़ेगा। क्यों, मशीनरी के अलावा, मटेरियल के अलावा आपने और भी तो खर्चे किए हैं, लेबर भी तो पे की है, ओवरहेड भी तो पे किए हैं। क्या ख्याल है? दिस मीन यहाँ से हमारे पास आ जाएगी एक फिगर जिसे हम नाम देंगे टोटल रिसीट, 80,000, 15,200, 57,100, 80,000। तो इसमें से पेमेंट्स माइनस कर देंगे, हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। पेमेंट्स में आ जाएंगी, पहली पेमेंट हमारे पास है मटेरियल की पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और ये सारा काम अब हमने कर लिया हुआ है। सो कहाँ से कर लिया हुआ है हमने जी? वर्किंग में हमने काम कर लिया हुआ है। मटेरियल की पेमेंट देखिएगा, जनवरी में 10,000, फरवरी में 7,150, 24,500, 26,950। कहाँ से? वर्किंग से। कौन सी वर्किंग? 1 कह दो, ये वर्किंग 1 थी, ये वर्किंग 2 थी, और ये वर्किंग 3 थी, ये वर्किंग 4 थी। ये काम तो हम अकाउंटिंग में करते हैं ना। नेक्स्ट 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 क्या? लेबर, लेबर वर्किंग 2 से जनवरी में कुछ नहीं दिया आपने, 4800, 19,800, 22200। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड, वर्किंग 3 से जनवरी में कितना है? 0, 960, 4600, 7080। नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड, वर्किंग 4 से कितना? 1,000, 3,000, 3,000, 3,000। और कोई पेमेंट मुझे बता दें प्लीज़। मशीन हमने बाय की, यूज़ मशीन हमने बाय की, कब बाय की? जनवरी में बाय की। तो हमारे पास आ गया क्या? नेट कैश फ्लोज। सर ये कर ली, नेट कैश फ्लोज। सर डिस्काउंट कैश दिया आपने, कैश आइटम है, आपने कहा कोई कैश गया है? नहीं, नॉन कैश आइटम। क्या कहला है? मीन एंट्री दिमाग में लाओ, उसकी एंट्री क्या पास की होगी, क्या उसमें कैश इन्वॉल्व है? नहीं जी। 80,000 में से 10,000 ये गया, 60,000 ये गया, तो 9,000 बच गया। ये देखिएगा कितनी माइनस में फिगर है, नेगेटिव।
ये देखिएगा 5200 पॉजिटिव। नेक्स्ट, बाकी भी हाथों को जो जंग लगा हुआ है कैलकुलेटर को यूज करके देखें कितना 20770 फिगर प्लीज चेक कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है, हमने ऐड करना है क्या, क्लोजिंग या ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस। तो हमारे पास आना है क्या, क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जनवरी में तो कुछ था नहीं, तो हमारे पास क्लोजिंग आ गया कितना 9000। तो ये नेक्स्ट का क्या बन गया, ओपनिंग बन गया। तो हमारे पास आ गया कितना 8290 8290। तो 8290 नेक्स्ट का बन गया ओपनिंग। तो हमारे पास क्लोजिंग आ गया 13490 और यही 13490 नेक्स्ट का ओपनिंग बन गया 34। तो हमारे पास कैश बजट बन गया 4 मंथ का। इन क्या किया हमने, यही जो क्लोजिंग था ये ऊपर ट्रांसफ़र करते गए ओपनिंग। पहले सेल बजट, फिर प्रोडक्शन बजट, फिर मटेरियल यूजेज बजट, फिर मटेरियल परचेज बजट, फिर लेबर बजट, फिर ओवरहेड बजट। कोई खर्चे और कॉस्ट हैं तो उनका बजट भी, वहाँ से हमने क्या करना है, पेमेंट्स निकालते जाना है और कैश बजट बनता जाना है। क्या ख्याल है? सिर्फ हमें चाहिए क्या था, सिर्फ परचेज मटेरियल, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, मटेरियल यूजेज बजट से उसकी तरफ आना पड़ना है। मटेरियल यूजेज बजट तब तक नहीं बन सकता जब तक आपका प्रोडक्शन बजट नहीं है। प्रोडक्शन बजट तब तक नहीं बन सकता जब तक सेल बजट नहीं है। क्या ख्याल है, सीक्वेंस। लेकिन कौन सा बजट कैसे बनाना है ये हमने सीखा है कल 2 क्लासेस में सिर्फ, उससे ज़िंदगी आगे आसान हो गई है। क्या ख्याल है, अगर हम वो ना सीखते, मैं एज्यूम कर लेता आप लोग कॉस्ट पढ़ के आए हो, आपको पता है कि मटेरियल यूजेज कैसे कैलकुलेट होता है, मुझे पता है आपको प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट होती है या परचेजेस कैसे कैलकुलेट होती है, तो फिर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी। और यही एक चैलेंज अब फेस करना पड़ रहा है कॉस्ट के टीचर्स को। मीन सारे वो टीचर्स जो कॉस्ट पढ़ाते थे, बजटिंग कॉस्ट में था, एंड पे बजटिंग पढ़ाते थे, स्टार्ट से बेस ये सारी बना के आ रहे होते थे, पता है क्या चीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। और बजटिंग में क्या करते थे, स्टार्ट ही बड़े क्वेश्चन से किया, लो जी आज कैश बजट ये बन गया, तो कॉस्ट में चल जाता था क्योंकि बेस बनाई होती थी। अब अगर वही टीचर कोई MFA पढ़ाने आया है तो उसने अपनी अप्रोच बजटिंग पढ़ाने की वही रखी कि मैंने बेस बनाई होती है और मैंने बजटिंग स्टार्ट यहाँ से करनी है, और MFA में आके बजटिंग वहीं से स्टार्ट की। लेकिन बच्चा बगैर कॉस्ट के भी बैठा हुआ है, बगैर FR1 के भी बैठा हुआ है, आउट हो गए। इसलिए हमें बेस, पहले 2 लेक्चर सिर्फ बेस पे हमारे लगे हैं, इनफैक्ट आज का लेक्चर भी हमारा बेस भी लगा है। इन तीनों लेक्चर से हमने सीखा क्या है, प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है, मटेरियल यूजेज बजट कैसे बनता है, मटेरियल परचेज बजट कैसे बनता है, लेबर ओवरहेड बजट कैसे बनता है। ये 3 लेक्चर हमने सिर्फ इसी चीज़ पे लगाए हैं, बेस बनाने के लिए। क्यों, ये बेस अगर अच्छी बिल्टअप हो गई आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। जी अभी हमें एक काम और भी करना है, पार्ट बी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, पार्ट बी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। ये मिटा दूं,
जी क्या करना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस बजट बनाना है, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू जीपी माइनस खर्चाज इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल आपके पास दी गई है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पहले 4 माह की, 0 प्लस 80,000 प्लस 90,000 प्लस 100,000 is equal to what? to 70,000। कॉस्ट ऑफ सेल भी दी गई है आपको, कॉस्ट ऑफ सेल दी गई है आपको, ज़रा देखिएगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल सर आपको 15 पर यूनिट दी गई है, चारों मंथ्स में कितने यूनिट आपने बनाने हैं वो यूनिट आपने निकाले हैं पीछे। प्रोडक्शन पे कॉस्ट अप्लाई होती है या सेल पे अप्लाई होती है? प्रोडक्शन पे। क्या ख्याल है, प्रोडक्शन के पे या सेल पे? प्रोडक्शन पे या सेल पे? प्रोडक्शन पे या सेल पे? कॉस्ट ऑफ सेल किस पे अप्लाई होनी है, सेल के यूनिट पे, प्रोडक्शन के यूनिट पे? सेल के यूनिट पे सर, सेल के यूनिट पे। सेल के यूनिट कितने हैं ज़रा चारों माह में देखिएगा, 0, 3200, 3600 और 4000, इनको ऐड करें कितना बनता है? 10800। तो पर यूनिट आपके पास है 0 प्लस 3200 प्लस 3600 प्लस 4000 इंटू क्या कर दिया आपने 15, कितना बन गया? 16। क्या कहला, तो आपके पास क्या आ गया? व्हाट इज दिस? इसमें से माइनस करना है क्या? एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस? बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने? 2% ऑफ सेल। सेल कितनी है? 270,000 इंटू 2%, हाउ मच? 5400,000, 100,000। डेप्रिसिएशन सर ऑलरेडी आपने माइनस नहीं की अभी तक, करते हैं वो भी करते हैं, करते हैं वो भी माइनस करते हैं। क्या कह रहा है, ये ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। कैश डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट देखिएगा कितना है, डिस्काउंट कितना था? 5%। कितना परसेंट अवेल करते हैं, कितने लोग अवेल करते हैं, कितने परसेंट अवेल करते हैं? 20% अवेल करते हैं। क्या ख्याल है, 20% अवेल करते हैं। दिस मीन्स सेल का 20% निकालोगे, सेल का 20% निकालोगे, 270,000 इंटू 20% इंटू 5%, कितना बना? कॉस्ट ऑफ सेल में आपने ये जो कॉस्ट माइनस की है, ये कौन सी माइनस की है? सिर्फ वेरिएबल माइनस की है ना, फिक्स कॉस्ट भी माइनस करना पड़ेगी। कितनी थी फिक्स कॉस्ट? 4000। मीन ये सिर्फ क्या थी, यहाँ पे हेडिंग दे दो कॉस्ट ऑफ सेल, ये क्या थी? वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें से फिक्स कॉस्ट हमें शायद उसने दी हुई थी कितनी? 4000 इंटू 4 मंथ, कितनी बनी? कितनी बनी? 16,000। तो वो भी माइनस करोगे, फिर जाके आपके पास जीपी आएगा। अब देखिएगा जीपी कितना आ रहा है, 92,000। सर डेप्रिसिएशन अब कहाँ पे गई? इसके अंदर ऑलरेडी आ गई, फिक्स कॉस्ट के अंदर। क्या ख्याल है, फिक्स कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन आ गई, 1 क्वार्टर डेप्रिसिएशन है, सेपरेट माइनस करने की ज़रूरत तो नहीं है। हाँ, आप देखिएगा आपके पास क्या आना चाहिए, बजटेड प्रॉफिट या लॉस।
कितना 83 हमने सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल यूजेज बजट, मटेरियल परचेज बजट बनाना सीख लिया, लेबर बजट बनाना सीख लिया, ओवरहेड बजट बनाना सीख लिया, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो। क्या ख्याल है? कॉस्ट बजट बनाना सीख लिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था, Q3 कॉस्ट बजट आपने बनाया था। फिनिश गुड इन्वेंट्री बजट आपने बनाना सीख लिया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मिला के। कैश बजट बनाना सीख लिया, इनफ्लोज आउटफ्लोज, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है, क्लोजिंग आ जाएगा। और हमने मास्टर बजट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बजट बनाना सीख लिया। ये बजट नहीं था, ये तो वही P&L था जो हमने इंट्रो में पढ़ा हुआ था। तो मास्टर बजट में बैलेंस शीट बजट भी वही